So students, here we are discussing about the subsistence crisis. And what is the meaning of subsistence crisis? इसका मतलब होता है when our basic needs they are in danger. And this thing happened in France when the population of France increased from 23 million to 28 million. ये increase हो गई थी जो population थी फ्रांस की, इस ये थी 23 million in the year 1715 and it became 28 million in the year 1789. So basically we need to remember this thing कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो गई थी फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन. बट जो ब्रेड का मीनिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड ईयर. फूड की जब भी बात होगी सो विल टॉक अबाउट ब्रेड. सो जो ब्रेड था बेसिकली उसका प्राइस जो था इंक्रीज होता जा रहा था. वेन एवर वन थिंग इज लेस इन द मार्केट, कोई भी चीज मार्केट में कम होती है, उसकी डिमांड ज्यादा होती है तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. सेम वे जो ब्रेड का प्राइस था इट वॉज कीप ऑन इंक्रीजिंग. और जो मोस्ट ऑफ द पीपल थे 90% पीपल ऑफ फ्रांस दे बिलोंग टू द थर्ड एस्टेट. They were not that rich to afford this price of bread. So that was the reason कि बहुत ज़्यादा एक क्राइसिस पैदा हो गया था फ्रांस के अंदर. जो खाना है उसके प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है. एंड दिस एक्सट्रीम सिचुएशन इज नोन एज द सबसिस्टेंस क्राइसिस एंड द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड. इसकी वजह से जो अमीर थे वो अमीर होते जा रहे थे, जो गरीब थे बेचारे वो और गरीब होते जा रहे थे. So students, in this video we will talk about the middle class. अब middle class जो थे basically they all belong to the थर्ड एस्टेट. सब किसको बिलोंग करते थे? थर्ड एस्टेट को. अब इसके अंदर क्या थे? इसके अंदर बिग बिजनेस पीपल भी थे जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे. इसमें मैन्युफैक्चरर्स भी थे जो चीजें मैन्युफैक्चर करते थे एंड दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट इट. बट this third estate also had some educated people like lawyers. Then the people here in the third estate they started getting the education. इनको education मिलनी start हो गई थी जिसकी वजह से इनमें lawyers भी थे, officials भी थे and they were all educated. When you get education you get the new ideas as well. अब उन्हें लगता था कि yes we should do something for the French society. अब हमें कुछ नया सोचना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए. जब ये कुछ नहीं था उससे पहले भी जो सिचुएशन थी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सारा फ्रांस 3 सोसाइटीज में 3 डिविजन्स में डिवाइडेड था. तो पहले भी रिवोल्ट्स हुए थे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुए थे, छोटे मोटे रिवोल्ट्स होकर बंद हो गए थे. अब ये जो आइडियाज थे एजुकेशन के जो हम लोग बात कर रहे हैं इसके बहुत बड़ा रोल है इसमें फिलोसफर्स एंड थिंकर्स का. फिलोसफर्स जो बेसिकली अपनी बुक्स लिखते थे, अपने आइडियाज को आगे लाते थे, लोगों के आगे लाते थे, लोगों बुक्स पढ़ते थे और उन्हें लगता था हाँ दिस पर्सन इज राइट और मे बी दिस पर्सन इज रॉन्ग. तो हियर दीज आर इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस. ये इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस हैं अगेन. तो आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज 3 नेम्स. जॉन लॉक एंड ही हैज रिटन 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. अब बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है दैट 3 नेम्स यू नीड टू रिमेंबर और इसके अलावा बहुत सारा नाम है. कैसे याद रखेंगे? लॉक, लॉक मतलब ताला, टी से याद रखेंगे ताला, लॉक ट्रीटीज. ठीक है, तो याद रखना है जॉन लॉक एंड ही रोट दिस बुक 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट. दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस थिंग. नाउ रोजे ऑलवेज टॉक अबाउट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. रोजे ने हमेशा बात की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कि गवर्नमेंट जो बननी चाहिए वो किसके ऊपर होनी चाहिए? इट शुड बी बेस्ड ऑन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट. एंड थर्ड वॉज दी मॉन्टेस्क्यू. अब मॉन्टेस्क्यू की ने कौन सी बुक लिखी थी? स्पिरिट ऑफ लॉज. अब मॉन्टेस्क्यू का भी एक सोचते हैं कुछ ट्रिक सोचते हैं. तो मॉन्टेस्क्यू, मॉन्स्टर. अब एग्जाम में प्लीज डोंट राइट दिस वर्ड मॉन्स्टर, दिस इज ओनली टू रिमेंबर. मॉन्स्टर ऐसे करके एंड स्पिरिट. अब आप याद रख पाओगे दैट यस मॉन्टेस्क्यू रिलेट हो रहा है मॉन्स्टर स्पिरिट ऑफ लॉज. सो यू विल डेफिनेटली क्लिक द स्पिरिट ऑफ लॉज द बुक. सो बेसिकली दे हैव रिटन दीज बुक्स, दे हैव फॉरवर्डेड देयर आइडियाज. और इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी वो लोग बैठकर पढ़ते थे. और वो लोग पढ़ते कहाँ थे? बुक सबको तो नहीं आता था पढ़ना लेकिन जो भी थे, जो कॉफी शॉप्स वगैरह वहां होते थे, द पीपल यूज टू सिट देयर
and they used to chit chat, they used to gossip, they used to talk about these ideas of the philosophers and thinkers. इनके बारे में वो लोग बातें करते थे. yes, सही बोल रहा है वो, हमारे सोसाइटी में बहुत गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, डिवीजन नहीं होना चाहिए, वी ऑल्सो गेट द इक्वल राइट्स एंड ऑल. सो बेसिकली फिलोसफर्स और थिंकर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में. अगर ये लोग आइडियाज फॉरवर्ड आगे नहीं करते तो शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत लेट होता या बाद में होता, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल है फ्रेंच रेवोल्यूशन में. सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट आवर लुई 16. बेचारा, मैंने इसको हैप्पी बना दिया. ही वॉज सो सैड. सैड क्यों था कि ट्रेजरी सारा एम्प्टी है, अब करा तो जाए, करा क्या जाए, कुछ नहीं है मेरे पास. सो हाउ टू गेट मोर मनी. तो अब उसने एक आइडिया सोचा. क्या आइडिया सोचा? उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं नंबर ऑफ टैक्सेस बढ़ा दूं. अगर मैं टैक्स बढ़ाऊंगा तो आई विल गेट मोर मनी. वो टैक्स कहाँ से बढ़ा सकता था? बेसिकली बाय इम्पोजिंग इट ऑन दी थर्ड एस्टेट, क्योंकि सिर्फ थर्ड एस्टेट ही टैक्स पे करता था. लेकिन ये अकेला लुई 16 टैक्स नहीं बढ़ा सकता था. टैक्स बढ़ाने के लिए उसको एस्टेट जनरल की मीटिंग्स बुलानी होती थी. सो व्हाट वर दीज एस्टेट जनरल्स? बेसिकली पॉलिटिकली ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के. सो ही कॉल्ड अ मीटिंग जिसके अंदर फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के लोग आए. जब ये लोग मीटिंग के लिए आते थे तो ये लोग ऐसे आते थे कि फर्स्ट एस्टेट के हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? 300 मेंबर्स. सेकंड एस्टेट अगेन 300 मेंबर्स. बट थर्ड एस्टेट 600 मेंबर्स वर देयर. क्यों थे थर्ड एस्टेट मेंबर्स ज़्यादा? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 90% पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, जो 90% जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की, वो किसको बिलोंग करती थी? थर्ड एस्टेट की. इसलिए थर्ड एस्टेट के लोग भी ज़्यादा थे. ये इन लोगों को लोगों को बैठने के लिए यहाँ जगह मिली, ये सब यहाँ बैठे हुए थे, ये लोग भी इस साइड बैठे थे. लेकिन जो हमारे बेचारे थर्ड एस्टेट के लोग थे, इन लोगों को कोई बैठने के लिए स्पेस तक नहीं दिया गया. रादर दे वर स्टैंडिंग हियर एंड दे वर स्टैंडिंग आउटसाइड द हॉल एज वेल. और ये मीटिंग थी कहाँ पर? दिस मीटिंग वॉज गोइंग ऑन इन दी पैलेस ऑफ वर्साइल. अब फाइनली वोटिंग शुरू होती है. अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 300 यहाँ 600, फिर तो इक्वल भी रह सकता है. लेकिन केस ये नहीं था. केस था कि इफ़ ही इज़ आस्किंग समथिंग टू वोट, फर्स्ट एस्टेट को पूरा काउंट किया जाएगा एज 1 वोट. फर्स्ट एस्टेट लोगों का जो भी डिसीजन होगा वो किया जाएगा एज 1 वोट. सेकेंड एस्टेट अगेन इट विल बी काउंटेड एज 1 वोट and third estate as 1 vote. See how smart they were. कितने स्मार्ट थे. मतलब अब इसने पूछा shall we increase the number of taxes? फर्स्ट estate क्या बोलेगा? yes we are ready to increase the number of taxes, क्योंकि इन्हें तो कोई टैक्स पे करना ही नहीं है. टैक्स पे करना किसे है? थर्ड एस्टेट को. फर्स्ट एस्टेट सेड yes we are ready. सेकेंड एस्टेट सेड yes. थर्ड एस्टेट सेड no, हम लोग इसके लिए रेडी नहीं है. वी डोंट वांट टू पे मोर टैक्स. लेकिन लुई 16 ने उनकी कोई बात नहीं सुनी एंड ही सेड दैट आई विल इंक्रीज एंड आई विल नॉट, आई डोंट एग्री विद यू, मुझे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा. जिसकी वजह से थर्ड एस्टेट के लोग सब नाराज़ हो गए और सारे के सारे वहाँ से बाहर चले गए गुस्से में दैट वी डोंट वांट टू बी हियर. और वो लोग सारे के सारे गैदर हुए कहाँ? वर्साइल के ही पैलेस में. एक इंडोर कोर्ट था. एक पैलेस होता है, पैलेस के अंदर बहुत सारी रूम्स होते हैं. रूम्स के अंदर उनका एक इंडोर टेनिस कोर्ट था. वो सब के सब थर्ड एस्टेट के लोग वहाँ इकट्ठे हुए और वहाँ इकट्ठे होकर उन्होंने ये ओथ लिए, शपथ खाई, ये कसम खाई दैट वी विल नॉट गेट डिस्पर्स टिल द टाइम वी विल फॉर्म आवर नेशनल असेंबली. जब तक हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तब तक हम यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे. कहाँ गैदर हुए थे? ये जो मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं, दे ऑल आर 1 मार्क का क्वेश्चन. दे गैदर्ड इन द इंडोर टेनिस हॉल. वेयर इट वॉज इन दी पैलेस ऑफ वर्साइल. वो सारे के सारे कहाँ इकट्ठे हुए थे? टेनिस कोर्ट हॉल में. और जो उन्होंने कसम खाई थी, इसलिए इसे बोला भी जाता है टेनिस कोर्ट ओथ. ओथ मतलब कसम खाना. सो दैट टाइम दे सेड दैट वी विल फॉर्म आवर नेशनल असेंबली एंड टिल द टाइम वी विल नॉट गेट डिस्पोज्ड. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेस्टील प्रिजन. लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि हुआ क्या था, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली. ठंड का टाइम था, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड थी, जिसकी वजह से जो फसल थी वो ख़राब हो गई. जो खाना था वो और ज़्यादा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से
द प्राइस ऑफ द ब्रेड इंक्रीज्ड, प्राइस ऑफ ब्रेड और ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अब जो बेकर्स थे वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, लोगों के पास पैसा नहीं था खरीदने के लिए ब्रेड। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि लोगों ने गुस्से में आकर दुकानें तोड़नी शुरू कर दी, वो दुकानों में घुसना शुरू हो गए और जो उन्हें मिलता था वो लूट लेते थे, जिसकी वजह से लुई 16 ने अपनी ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को ऑर्डर किया कि गो एंड किल दीज पीपल ऑफ फ्रांस, इन लोगों के ऊपर गोली चला दो, मार दो इन्हें, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। और उन्होंने क्या किया, जो ऑफिशियल्स बिल्डिंग थी उनको उन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। वो क्यों तोड़ रहे थे? क्योंकि वो चाहते थे कि हमें भी कुछ हथियार मिले, बिकॉज वी ऑल्सो नीड सम वेपन। अगर हमें लुई 16 के साथ पंगा लेना है, लुई 16 के साथ झगड़ा करना है, तो हम खाली हाथ नहीं लड़ सकते, वी ऑल्सो नीड सम वेपन्स। एंड उसके बाद उन्होंने किसके ऊपर अटैक कर दिया? बेस्टील प्रिजन पे। उन्हें उम्मीद थी कि इस बेस्टील प्रिजन के अंदर, क्योंकि एक जेल है, इसके अंदर डेफिनेटली इन्हें कुछ वेपन्स मिलेंगे। सर 7,000 नंबर ऑफ पीपल वर अप्रोक्सीमेटली 7,000 people gathered in front of the Bastille prison and they attacked that prison. इसके दो reasons थे, first is they wanted the weapons and second is लुई 16 जिसको चाहता था ना, वो बेस्टील प्रिजन में उसे बंद कर देता था। तो ये लोगों को लगता था ये इसकी पावर दिखाता है कि देखो अपनी पावर ये हमें दिखा रहा है, व्हाई नॉट वी शुड डिस्ट्रॉय दिस बेस्टील प्रिजन। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था लुई 16 के अगेंस्ट और इस बेस्टील प्रिजन के अगेंस्ट, एंड दैट इज द रीजन दीज पीपल ऑफ फ्रांस दे अटैक ऑन दिस प्रिजन। इस प्रिजन पे अटैक कर दिया। जो इसके अंदर प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन जो वहाँ के जो कमांडेंट्स थे, जो वहाँ पर बेसिकली थे, वहाँ पर पुलिस के जो लोग थे, उन लोगों को उन्होंने पकड़ के मार दिया। एंड इतना गुस्सा था वहाँ की फ्रांस की जनता में कि उन्होंने उसकी इतना बड़ा, जो यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, इस पिक्चर के बाद थोड़ी देर के बाद वहां कुछ भी नहीं बचा था, एक ईंट तक नहीं बची थी, लोगों ने उखाड़ फेंकी थी लोगों के अंदर, बिकॉज ये दिखाता है कि लोगों के अंदर कितना एंगर था, कितना फ्रस्ट्रेशन था। और ये सब हुआ था ऑन द डेट 14 जुलाई 1789 एंड दिस डेट इज अगेन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम वन मार्कर बिकॉज इट कैन कम। तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था बेस्टील प्रिजन पर अटैक, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टील प्रिजन। So students, if you like this video, please like, subscribe and share my YouTube channel SST Now, and all the very best for your exam.